बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सामाजिक पतन का जिम्मेदार आखिर कौन? राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक संघ की आशिक साहिल खान द्वारा 16 साल की नाबालिग लड़की साक्षी को बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद कथित लव जिहाद को लेकर ताजा बहस हो गई है। हालांकि साक्षी के मर्डर के पीछे मजहबी एंगल है या कोई लव ट्रायंगल, इसकी असली सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी श्रद्धा वाकर और निकिता तोमर की हत्याकांड में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसमें मजहबी एंगल सामने आया था। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार रात इंसान से हैवान बने एक 20 वर्षीय मुस्लिम युवक साहिल खान ने 16 वर्षीय एक लड़की साक्षी की निर्ममता से हत्या कर दी थी। साहिल ने साक्षी को भीड़भाड़ वाली गली में रोककर उस पर 16 से अधिक बार वार कर चाकू से फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर भी पत्थर से कुचल भी दिया और उसकी मौत हो गई। इस दौरान गली से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे, चुपचाप सब कुछ देखते रहे। किसी ने भी आरोपी को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। इस हैवानियत भरे हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये मामला चर्चा में आ गया। दिल्ली में पिछले साल सामने आया श्रद्धा वाकर हत्याकांड भी देश भर में काफी चर्चा में रहा। महाराष्ट्र की रहने वाली 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर की दिल्ली के मेहरौली इलाके में उसने लिव इन पार्टनरशिप, जी हाँ, लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने कथित तौर पर 18 मई 2022 को गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को 35 टुकड़े कर छतरपुर के एक जंगल सहित अलग अलग जगहों पर फेंक दिए थे। आरोपी ने शव के टुकड़ों को रखने के लिए 300 लीटर का एक फ्रिज भी खरीदा था और वह इन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए आधी रात के बाद निकलता था। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा की हत्या करने की बात कबूल की थी। साल 2020 में बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक हलचल मचा दी थी। फरीदाबाद में सोमवार 26 अक्टूबर 2020 को दिन दहाड़े कार सवार 2 बदमाश तोसिफ और रोहन ने मिल्क प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही बीकॉम फाइनल ईयर की 20 वर्षीय छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लहूलुहान हालत में छात्रा को पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हत्या के बाद आरोपी हत्यारे भागने में सफल रहे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। हत्या की ये वारदात घटनास्थल के पास लगी सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पहले श्रद्धा वाकर और अब साक्षी, कभी अंकिता तो कभी कोई और। आखिर किस दिशा में जा रहा है समाज? क्या लोगों में मर गई है नैतिकता? आखिर इस तरह के सामाजिक पतन का जिम्मेदार कौन है? क्या सभ्य समाज बस नाम का ही रह गया है? ऐसा करके समाज में लोग कहां जा रहे हैं? आखिर क्यों पुरुष ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या इसका उनकी परवरिश से कोई लेना देना नहीं है, या ये शहरीकरण है जिसने महिलाओं को स्वतंत्र जीवन जीने और अपने निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, जो कभी भी उल्टा पड़ता है? जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली का दरअसल ये पूरा मामला है। दिल्ली के शहबाद डेरी का ये पूरा मामला है, जहां पर इस तरह का मामला सामने आया है। और ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इतना गुस्सा कैसे आता है कि कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार सकता है। 16 बार चाकू से वार करना, फिर पत्थर से हमला करना, ये लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं या फिर इनकी प्रवृत्ति ही क्रिमिनल टाइप की होती है? तो इस तरह की घटना के शिकार जो पीड़िता हैं, जाहिर तौर पर ऐसा कोई एक मामला नहीं आया, ऐसे अक्सर मामले सामने आते हैं। एक पीड़िता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। आपसे समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से आप इस समस्या से गुजरी हैं, या फिर आप किस तरह से पीड़ित रही हैं इस समस्या से? पीड़िता इस वक्त हमारे साथ है। आपको आवाज मिल पा रही है क्या?
जी जी जी। जी, आप बताइए कि आपकी आपके ऊपर क्या बीता, कब बीता और किस तरह से आप इस समस्या से निकले हैं। मेरे साथ बहुत बुरा बीता। पहली बात तो थैंक यू सो मच, तो आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया हम्म। इसके लिए, ताकि मैं अपने जो भी तकलीफ है उसे शेयर कर सकूं और लोगों को अवेयर कर सकूं। हम्म। जिससे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ उसमें भी, जैसे कि साहिल की अगर भी बात लिया जाए, तो साहिल ने जैसे कलेवा बांधना, रुद्राक्ष पहन की माला पहनना, ये सारी चीजें इन लोगों का कॉमन होता है अगर किसी को पता ना हो तो। मैं भी इसी तरीके से तो मेरे जिसके साथ मेरे साथ कॉन्टेक्ट हुआ वो भी इसी तरह किया। बहुत बुरा हुआ, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर करना उनकी मतलब फितरत है। जी, तो आप किस तरह से कांटेक्ट में आई थी उस व्यक्ति के जिसने इस तरह आपको परेशान किया या आपको टॉर्चर किया, किस तरह से आप उनके कांटेक्ट में आई थी। जी, मैं किस तरह से कांटेक्ट में, वो मुझे व्हाट्सएप के जरिए मुझे मिला था। मैं जॉब करती थी हम्म। दिल्ली एनसीआर में हम्म। जॉब करती थी। वहां से मतलब सीवी तो अगर देखा जाए तो कहीं भी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको नंबर रेंडमली कहीं से भी मिल जाता है। जी। उनका एक गैंग होता है, जैसे कि वो किसी को मतलब फॉलो करते हैं, नंबर निकालना। उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि मैं हाई सैलरी पैकेज से आपको जॉब प्रोवाइड करा दूंगा। हम्म। और उसके जरिए धीरे धीरे फिर मतलब बातें बढ़ाने लगा। अपना नाम बदल के बताया कि मैं समीर सिंह हूँ, ना का मतलब मोमडन नहीं, मैं हिंदू हूँ। मतलब पूजा मंदिर में जाके पूजा करना, टीका लगाना, कलेवा बांधना, ये सारी चीजें करता था। मेरे फैमिली में आके मिलना जुलना उसका होते गया। हम्म। तो अच्छा, आप ये बताइए आपको कब पता चला कि उसका धर्म दूसरा है, कब आपको आभास हुआ कि नहीं ये तो मेरे साथ छलावा हो रहा है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। ये रियलिटी बताओ तो वो मुझे मतलब मैं जैसे कि जबरदस्ती से मेरे से शादी कर ली, पर मुझे धर्म कबूल नहीं करवा पाया मुझसे। बोला कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर, बोले तो मैंने मना कर दिया। मुझसे काफी प्रेशराइज किया। जब मेरा सेकंड अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, उसने करवाया, तब मैंने बाई मिस्टेक वो अपना अपना आईडी प्रूफ भी लेके नहीं चलता था। तब उसका आईडी प्रूफ बाई चांस उस दिन मतलब कैसे भगवान की माता रानी की कृपा थी, वो अपनी आईडी प्रूफ लेके आया और मैंने उसका आईडी प्रूफ चेक कर लिया। तब मुझे पता चला ये हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है और ये मुझे धोखा दे रहा है। उसके बाद मैंने इससे आर्गुमेंट किया कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझसे छुपाया क्यों। तो अब क्या बोला कि तुमसे सच्चाई अब जान गई हो, तब तुम्हें हमारे धर्म को एक्सेप्ट करना होगा, वरना हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार डालेंगे। अब मैं एक जाल में फंसी हुई थी, फैमिली को भी देखना था मुझे और मुझे खुद को भी स्ट्रेस करना था। उसके टॉर्चर में बर्दाश्त करती, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसे उसकी कहते हैं ना टॉर्चर करने की एक लिमिट, वो अब मतलब ज्यादा हो गई। तो मैंने उनसे बोला उससे जो करना है कर ले, मैं नहीं अब तुम्हारे मतलब साथ रहूंगी ना। मैं बहुत मुश्किलों से उससे अपना पीछा छुड़वाया। लेकिन ये गनीमत रही कि आपको सही वक्त पर सही जानकारी मिल गई, जिस वजह से आप सही तरीके से निकल गई। अदरवाइज इसके हिसाब से अगर देखें जो तमाम मामले हमारे सामने आ रहे हैं, वो मामले कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो इसका अंजाम है वो बहुत बुरा होता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी। हमारे साथ और भी खास मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मीना जी हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीप्ति सिंह जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ मीना जी। मीना जी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये जो मामला सामने आया है दिल्ली के शहबाज डेरी का, ये तो रोंगटे खड़े करने वाला है। क्या मानसिकता उस व्यक्ति की रहती है उस वक्त जब इस तरह का कृत्य किया जाता है, इस तरह का अपराध किया जाता है, और कैसे कोई व्यक्ति, अगर हम मानवता की बात करते हैं, क्या वो मानवता मर चुकी होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर कि लगातार सरेराह 16 से 18 बार चाकुओं को मारना और तब भी जीना भरे तो बड़ा पत्थर उठाना और उसको मार देना। यानी कि कुल मिला के मानसिकता यही थी कि इसको जैसे तैसे खत्म करना है। ऐसे एक व्यक्ति की मानसिकता कैसे हो सकती है? जहाँ
एक साइड कमजोर पड़ती है तो दूसरा हावी हो ही जाता है, दूसरे को हावी होने के पूरे पूरे प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कमजोर साइड है, कमजोर साइड की आप कमजोरियां देखिए आप, कि पहली बात तो ये कि ये जो पहले तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और सेम चीज घर से और अपने फैमिली से जो बच्चे को एक गाइडलाइन प्रॉपरली दी जानी चाहिए वो मिसिंग है। मिसिंग ये है कि बच्चे को, मतलब हम बेटियों को ये बताना चाहिए कि प्रायोरिटी लाइफ की क्या होनी चाहिए। ये हेल्दी टॉक, हेल्दी एनवायरनमेंट, ये मिसिंग है आजकल। तो ये एक कमजोर साइड बन जाती है। पेरेंट्स, घर के और बूढ़े बुजुर्ग, उनका जो गाइडलाइन होता है, उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है, फैमिली का खुद का एक बिजनेस होता है, काम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, आप समझो, वो स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाना है ये भी नहीं बताया जाता है। आजकल पेरेंट्स कूल होने लगे हैं, कूल। अब कूल होने में फ्रीडम देना, स्पेस देना, सवाल जवाब नहीं करना, ये सारी चीजों को और बढ़ावा दिया जाता है। तो प्रॉपर गाइडलाइन लाइफ की, मैं लाइफ की बोल रही हूँ कि लाइफ की गाइडलाइन, कैसे जीना चाहिए, कैसा अपना लाइफ होना चाहिए, कैसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, किन लोगों की बातें सुननी समझनी चाहिए, ये मतलब विजन क्लियर नहीं है लाइफ में ये बच्चियों का। ठीक है, तो ये विजन क्लियर नहीं मीना जी ये बताइए, ये जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, ये मानसिक रूप से बीमार होते हैं या फिर इनकी जो प्रवृत्ति ही है वो क्रिमिनल टाइप की होती है, कि ये इस तरह के मामले सामने आते हैं या फिर इस तरह का कृत्य करते हैं? जी, मैं दूसरी साइड से बात करना चाहूंगी कि ये एक कमजोर साइड हो जाती है जब ये एनवायरनमेंट बच्चियों को मिलता है। तो अब ये दूसरी साइड में बोलूं तो ये जो लड़कों की मानसिकता ऑनरशिप आ जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कों में ऑनरशिप बढ़ रही है। हस्बैंड होना, बॉयफ्रेंड होना, ये होने के बाद ये उनको राइट मिल जाता है कि लड़की उसी के हिसाब से चलेगी, वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो लड़कियां भी कभी कभी ऐसे ब्रेन वॉश हो जाती है उन लड़कों के साथ, या कभी कभी ऐसी दबाव में आ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये चीजें होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उसका सपोर्ट साइड है वही उन लड़कों ने खत्म कर दिया। पेरेंट्स से सुनती नहीं है, पेरेंट्स से झूठ बोल के या सामने जवाब देके निकल जाती है कि अब हम 18 के हो चुके हैं, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको स्पेस चाहिए, इसीलिए हम जा रहे हैं। ठीक है, और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जी जी, दीप्ति जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति जी, जिस बात का जिक्र अभी पीड़िता भी कर रही थी कि एक रैकेट है जो पूरा इस पे काम करता है, और किस तरह से लड़कियों को फंसाया जाता है, किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये एक एंगल जो है, ये एंगल बताता है कि ना सिर्फ यहाँ पर एक श्रद्धा बल्कि साक्षी, यहाँ पर कई ऐसी लड़कियां हैं जो फंसी और उस कहीं ना कहीं जाल से बाहर निकली हैं, या फिर उस जाल में ऐसी फंस गई हैं कि फिर बाहर निकलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में क्या लगता है कि समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरा है आने वाले वक्त में? देखिए, जिस तरीके का जो अभी सिचुएशन है, माहौल चल रहा है, इसमें हम लोग इसको कलेक्टिवली देखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म और उस पर ज्यादातर फोकस ना करते हुए बाकी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। ये जो सामाजिक पतन हो रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका रीजन क्या है? तो कलेक्टिव रीजन है, बहुत सारे रीजन। तो ये है कि जैसे अभी मीना जी कह रही थी, पेरेंट्स अब कूल हो रहे हैं, क्योंकि हाँ थोड़ा समय बदला है, पेरेंट्स भी आज के जमाने के हैं, चेंज हुए हैं। तो उनको लगता है कि हर बच्चे की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना एक थॉट होता है, उसके हिसाब से वो सब कुछ कर रहा होता है। ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो आजकल के बच्चे भी बहुत ज्यादा रिटेलिएट करते हैं, बहुत ज्यादा विरोध करने लगते हैं, कुछ बच्चे सुसाइड करने लग जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी डर होता है पेरेंट्स को, इसलिए भी ज्यादा पुलिसिंग हम लोग नहीं कर पाते आजकल के पेरेंट्स। अगर दूसरी बात इस पे देखें तो फिर बहुत सारे जो आजकल मीडिया भी बहुत जिम्मेदार है। मीडिया में अगर बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, जो पहले भी हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउअडेज, बिकॉज़ अभी बच्चों को कुछ भी करने के लिए छिपकर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आगे टीवी पे सामने परोसा जा रहा है, पेरेंट्स नहीं है, ऑफिस गए हैं, घर में बाकी लोग नहीं है, बहुत आराम से बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो तुरंत बहुत कम एज में गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, और उसके बाद फिर वो पिक्चरों के स्टाइल में हीरो बन जा रहे हैं, और उसके बाद
लड़की को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन अगर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो गिरोह है, इस गिरोह का क्या करें, तो इस गिरोह के लिए देखिए पेरेंट्स को भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है और इन बच्चियों को भी, क्योंकि आए दिन ये घटनाएं बहुत बढ़ती चली जा रही है कि नाम बदल कर कुछ करके अगर कोई दोस्ती करता है और वो घर पर भी आ रहा है, जैसे पीड़िता भी हमारे साथ थी और वो डिस्कस कर रही थी कि नाम बदला, उसने मौली बांधी थी, उसने रुद्राक्ष की माला पहनी थी, लेकिन उनके घर में जब उनको मिलने आया था तो घर वालों की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि उनके पीछे के इतिहास को जाने, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके दादाजी कौन है, आपके पिताजी कौन है, काम क्या करते हैं, किस जगह से। तो यहाँ करने से, ये थोड़ी सी पुलिसिंग से शायद ये चीजें थोड़ी सामने बाहर आ जाती और आज जो ये पीड़िता हमारे सामने अपना दर्द बयान कर रही थी, ये भी थोड़े कम हो जाते। तो एक तो देखिए एक लय होता है, बच्चे बह रहे होते हैं, उस समय सही गलत का फैसला आप उनको बताएंगे भी तो भी वो नहीं करते। सही गलत का फैसला कहीं ना कहीं उस वक्त समझना चाहिए, परिवार वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। और जिस बात का जिक्र अभी आप लोग कर रहे हैं कि परिवार आजकल कूल होता जा रहा है, पेरेंट्स कूल होते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें समझना चाहिए क्या उसके साथ साथ हम नैतिकता को भूलते जा रहे हैं। इस वक्त एक और पीड़िता हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे समझना चाहूंगी दरअसल आपके साथ, आप पर क्या बीती, अपने आप बीती हमें बताएं। आप सच ही प्रयत्न करो। आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश उनके साथ करेंगे, लेकिन मीना जी, इस बीमारी को हम दरअसल क्या नाम देंगे और क्या कहते हैं इस बीमारी को, आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि एक नहीं दो नहीं कई मामले इस तरह के सामने आ गए जो ये बताते हैं कि एक वक्त पे इंसान इतना क्रूर हो जाता है कि या तो एक व्यक्ति के 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख देता है, या फिर उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, चाकू से गोद देता है तब भी मन नहीं भरता, पत्थर से वार करता है। एक वक्त पे इंसान इतना क्रूर कैसे हो जाता है, कौन सी उसकी मानसिकता होती है, और अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? चलिए लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं नैतिकता की बात दीप्ति जी कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि ये जो मामला सामने आया था साक्षी और साहिल वाला, ये मामला कहीं ना कहीं नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। वहां पर इस तरह का कृत्य हो रहा है, लोग देख रहे हैं, रुक भी रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ किसी एक लड़की को मारा जा रहा है, चाकू से हमला किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बोलने की जहमत नहीं उठा रहे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जब हम ये बात करते हैं कि माँ बाप कूल होते जा रहे हैं, माता पिता कूल होते जा रहे हैं, बच्चों को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन इस फ्रीडम के साथ साथ क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, अगर उनके साथ कभी सरे राह इस तरह का मामला सामने आए तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें क्या करना चाहिए उस वक्त? देखिए जिस तरीके से अभी आपका जो पहला सवाल था हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं कि जो लोग आसपास से गुजर रहे थे उन्होंने क्यों नहीं ये जहमत उठाई कि जब उस बच्ची को चाकू से गोदा जा रहा था उनकी आंखों के सामने, तो उसमें से कोई भी आगे बढ़कर किसी ने भी रोका क्यों नहीं। एक तो ये हमारे जो यहाँ देश के कानून है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके बारे में जिम्मेदार कह सकते हैं, क्योंकि कई बार लचीलापन है लोगों को, कई लोग जैसे सामने आते हैं तो कानून में ये है कि उनको ज्यादा एविडेंस में और सवाल जवाब में उनको फंसाया ना जाए, उनको तंग न किया जाए, लेकिन उनको ये एक डर होगा कि जो लड़का इतना निर्भीक होकर खुलेआम सरेआम लड़की को मार रहा है, अगर जो रोका जाए तो उसको भी ना चोट लग जाए, उसको भी ना जान से मार दे, ये खौफ जरूर रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा, किसी के पचड़े में कोई पड़ना आज के समय में बिल्कुल नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि भाई आज किसी की लड़ाई में पड़ गए और कल उनको कोर्ट कानून के चक्कर काटने पड़े, ये भी एक रीजन है। तीसरा सही बात है कि क्यों किसी के मामले में इन्वॉल्व है, ये सामाजिक पतन की का ही एक चेहरा है। तो हम लोग अभी डिस्कशन में है, हमारे पॉइंट में है कि क्यों किसी के पचड़े में पड़े, क्यों किसी के चक्कर में आए, क्यों कानून के फांदे में आए, चलो जाने दो, जो हो रहा है होने दो। पर उनको एक बार भी ये नहीं लगा कि आज एक छोटी सी बच्ची को मारा जा रहा है, कल किसी और भी हो सकती है जो उनके घर की लड़की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं समाज के लोग जिस तरीके से जिंदा लाश की तरह वहां से गुजर रहे थे, उनमें से कोई भी एक जिंदा होता है इंसान, तो शायद वो बच्ची आज जिंदा होती और ये जिम्मेदारी भी देखनी होती कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम जिंदा लाशों का समाज बनाते चले जा रहे हैं,
कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार रुकने और सोचने की जरूरत है कि कल उसकी बारी थी, कल हमारी बारी है, कभी और होगा, तो कभी हमारे घर के बच्चों को भी इस तरीके की बिल्कुल, चीजों को कम से देखना कम पड़ नैतिक सकता है। जिम्मेदारी को उस वक्त समझना चाहिए। जी, मीना जी भी इस बिल्कुल। वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीना जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी आपसे, आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, कि इस बीमारी को क्या कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि समाज में ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए, ऐसे सनकी लोगों की पहचान कैसे की जाए और अपने बच्चों को इनसे दूर कैसे रखा जाए। जी, पहली बात तो ये है कि एक बीमारी एक लेवल पे तब पहुंचती है जब उसको एक गलत आदत को बढ़ावा दिया जाता है, उसको रोका नहीं जाता है। एक गलत गलती को रोका नहीं जाता, उसको पनिश नहीं किया जाता, और वो सब चीजें घर से होना चाहिए पहले से। लेकिन वहां से वो उसको रोका नहीं गया तो वो सोसाइटी में छोटी मोटी गलती करेगा, जो भी करेगा, तो वहां से भी लोग सोचेंगे कि हमारा क्या है, हमारा घर का नहीं है तो मामला, तो वो सब लोग अपना रास्ता बदल देंगे, उसको रोकेगा टोकेगा या उसको पनिश नहीं करेगा। पहली बात यही, वहां से और बढ़ेगा आगे, तो फिर वो बढ़ के ये यहाँ तक पहुंचता है, तो ये एक बीमारी बन जाती है। ये बीमारी इस टाइप की है कि उसको जानबूझ के आज उसके आसपास वालों ने, घर के लोगों ने, सोसाइटी वालों ने बढ़ावा दिया है इनडायरेक्टली। चुप रह के भी मेडिकल आप लाइन बढ़ावा में नहीं मैम देते ये हो। बताइए, मेडिकल लाइन में इस बीमारी का क्या नाम है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा सा बताइए। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये शुरुआत घर से बचपन से ही होती है। उसको रोका नहीं गया, वो बीमारी वहीं से शुरू हो जाती है, और वो साइकिक होती है। वो साइकिक बीमारी होती है कि ये चीजें एकदम से एक दिन में नहीं बढ़ती। एक दिन में ख्याल आया कि मैं इस लड़की को मार दूं, काट दूं, मेरा इंसल्ट हुआ है और मैं ये कर दूं, ऐसा नहीं होता है। ये चीज ईगो पर्सन, मेरा सेल्फ कॉन्शियस जो होते हैं, जो इतना सोचते हैं कि मैं जो बोलूं वो ही होना चाहिए, और वही वो नशा उसके दिमाग में पड़ा रहता है, तो हमेशा आक्रामकता में परिवर्तित हो जाता है। ये आक्रामकता उसको मर्डर करना, किसी को ईजा पहुंचाना, ये चीजों में ले जाता है, और उसको उसका पछतावा भी नहीं होता है। ये बहुत दुखजनक बात है कि साहिल को पूछा गया तो उसको कोई पछतावा नहीं है, और उसको लगा कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसको लास्ट मोमेंट तक उसको ये एहसास नहीं है कि ये मैंने गलत किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता एक दिन में नहीं आती है, ये पनपती रहती है। ये इंसान को बढ़ावा मिलता जा रहा है, ये इसी का नतीजा है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान है, वो उसमें तैयारी नहीं है, मेंटली फिजिकली कोई तैयारी नहीं है, ना जिंदगी का विजन है। अभी देखिए, ये बच्ची जो थी साक्षी, उसके फादर ने उसको कई बार बोला कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दो, एक दिशा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये ब्रेन वॉश ऐसी हो चुकी थी, या फ्रीडम के नाम पे वो लड़की ऐसी हो चुकी थी कि उसको ये सारी बातें समझ में आ ही नहीं रही थी। जब उनको बोला कि बेटा तुम पढ़ाई में ध्यान दो, तभी वो बच्ची अपनी फ्रेंड के पास चली गई, जहाँ वहाँ उसको कंफर्ट जोन मिल रहा था, वहाँ उसको फ्रीडम मिल रहा था, वहाँ पे उसको स्पेस मिल रहा था। तो आजकल बच्चे स्पेस के नाम पे, स्पेस की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है, लेकिन उस और अगर हम देखें तो जाहिर तौर पे देखते हैं कि हमारा समाज आखिर जब हम तरक्की की बात करते हैं तो हम पिछड़ कितने गए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। दीप्ति जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है और उम्मीद करती हूँ छोटा ही जवाब दीजिएगा। सामाजिक पतन का आखिर जिम्मेदार किसे मानती हैं आप? निहायत तौर पे वही पहले भी बोला हम लोगों ने, कलेक्टिव इसका रीजन है, लेकिन हम सभी हैं जिम्मेदार। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ रहे हैं, दूसरों के प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं, ऐसा लगता है हमारे साथ तो कभी होगा ही नहीं। और यही वजह है कि धीरे धीरे ये जड़ फैलता चला जा रहा है और बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। लोगों के इस तरीके के जो नकारात्मक या शून्यात्मक सोच है, किसी के प्रति बिल्कुल भी कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल दिल में कोई संवेदना नहीं, असंवेदनशीलता मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपके परिवार में बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं, तभी देश के बच्चे भी सुरक्षित होंगे। और अगर कहीं पर भी आप इस तरह की चीजों को होते हुए देखते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, तभी आप अपने आसपास अच्छा माहौल बना पाएंगे, अपने आसपास सेफ सुरक्षित माहौल बना पाएंगे, जिससे न सिर्फ आप बल्कि आपके आसपास का माहौल भी बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।